स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री की एक और टॉप 10 क्लास में। तो क्लास ऐसी जो आपको ला दे टॉप 10 में। हाँ भैया, टॉपर बनेंगे हम इस क्लास के साथ। तो लेसन 2 हम कंटिन्यू कर रहे थे। लेसन 2 का मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, चोल वंश है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो चलिए उसी पे चलते हैं। आज का मूल मंत्र पहले बात करते हैं, दुष्यंत कुमार साहब का है। दुष्यंत कुमार बहुत बढ़िया हिंदी के कवि थे और सम्मान्य इन कवि का ये पंक्ति है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो भैया अपने सीने में सफलता की जो भूख है उसको बढ़ाए रखो, आग को जलाए रखो। और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपना सेकंड जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है उसको। तो भैया चैप्टर 2 का जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, बहुत छोटा क्वेश्चन पर छोटा है, छोटा तीर है जो बाण है, जो ये घाव गंभीर करता है, ये छोटा वाला तीर एकदम से। कि अजंता की 2 गुफाएं फेमस है, 16 नंबर और 17 नंबर। पहले तो अजंता एलोरा किससे संबंधित है? मुख्य बुद्ध धर्म से संबंधित है, ज़्यादातर गुफाएं इसकी बुद्ध धर्म से, बुद्धिस्ट रिलीजन से। फिर पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, गुफा नंबर 16 और 17 के फेमस जो पेंटिंग्स है, प्रसिद्ध चित्र है, कौन से हैं? बताएगा कोई चैट में? जल्दी बताइए। तो देखिए मैं बता देता हूँ। 16 में तो ये चित्र है कि एक औरत का चित्र है, एक विवाहिता औरत, एक राजकुमारी जिसको कहा है प्रिंसेस का क्या है, चित्र है। ये शोक गमन प्रिंसेस भी कई इतिहासकारों ने इसको, सैड प्रिंसेस भी कई इतिहासकारों ने इसको कहा है। ठीक है। तो 16 में क्या हुई? प्रिंसेस सैड हो गई। क्यों सैड हो गई? क्योंकि उससे उसका बच्चा बिछड़ गया। तो बच्चा बिछड़ गया यानी अगली में क्या है? एक माँ है और उसका जो बच्चा है, ए मदर एंड द चाइल्ड इन द केव 17 ऑफ अजंता। तो 16 में राजकुमारी ये दुखी है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि 16 में राजकुमारी दुखी इसलिए कि 17 नंबर में उसका बच्चा था, वो उससे बिछड़ चुका है। तो माँ और बच्चे की चित्र है जो किस में है? 17 नंबर में है। आइए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल वंश शुरू करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अटपटा क्वेश्चन है, ये कहीं फंस सकता है। ठीक है ना, डेस्क वर्क में भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर का ऐसा होता है ना कि 95 नंबर का पेपर तो ठीक है यार, मैंने बेसिक बना दिया, 5 नंबर की कुछ तो कारीगरी करूं कि वो डिटेल में पढ़े। तो चोलों के समय, चोल वंश पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए एक एक लाइन जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं कि चोलों के समय, डरिंग द एराज ऑफ चोला, धातु मूर्तियों में किसकी मूर्ति, धातु मूर्ति मेटल की जो आइडल्स मिली है उसमें किसकी आइडल, किसकी मूर्ति विशेष है, स्पेशल है, स्पेशली नोटेबल है, नोटिसेबल है, जिसको नोटिस कर सकते हो। तो देखिए हमारे इंडिया में एक ही देव है, देवों के देव महादेव, तो मूर्ति भी उनकी होगी कि महादेव का नटराजन अवतार या नटराज इनकारनेशन, नटराज अवतार की तांबे या कांसे की मूर्ति जिसको कहेंगे आप, वो फेमस है। नटराज की कांसे की मूर्ति फेमस है। ऐसी मूर्ति वो दिखाई देती है जो वहाँ खुदाई में निकली है चोल वंश के समय। ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं शिव जी क्या है अपने नटराजन अवतार में, जिसमें वो डांस की मुद्रा में, डांस की फॉर्म में, नाट्य शास्त्र की मुद्रा में, डांस फॉर्म में होते हैं। तो नटराज जी हमारे साउथ इंडिया एक गॉड है, शिव जी का अवतार है वो चोल वंश में, क्योंकि चोल वंश साउथ इंडिया में था, तमिल में था, वहाँ की फेमस है। ये तो सबको पता ना, चोल वंश तमिल में था। अभी तक ये गलती मत कर देना भैया तैयारी में, ये चोल पता ही नहीं कहाँ थे। अगला करिकाल, उसी चोल वंश का सबसे प्रतापी शासकों में सबसे पहला प्रतापी शासक, फर्स्ट ग्रेट रूलर इसको कहते हैं, प्रथम प्रतापी शासक कौन? करिकाल। इसने कहाँ, वह किस नगर की स्थापना की? भाई प्रतापी था यानी ग्रेट रूलर था, यानी इसने जीता बहुत था, विक्ट्रियां बहुत की थी। तो फर्स्ट ग्रेट रूलर इसको कहा, तो मतलब इसने कुछ बसाया भी होगा जीत करके। ऐसा थोड़ी खाली जंगल जीत लिया और उसको छोड़ दिया। एक सिटी बसाई थी, जो सिटी जहां बसाई थी उसी नाम पे उसकी सिटी है। कितनी बढ़िया ट्रिक है। आंसर देगा कोई चैट में? भाई इसका आंसर है ये देखिए, पुहार पत्तम, जिसको कहते हैं कावेरी पट्टनम, कावेरी नदी के किनारे ये सिटी बसाई गई थी। कावेरी पट्टनम या पुहार पत्तम इसको कहते हैं। आज के ज़माने में कावेरी पट्टनम नाम से फेमस है, उस समय पुहार पत्तम में था, क्योंकि ये जगह को पुहार नाम से जाना जाता है, कावेरी नदी का किनारा है। ये देखिए कावेरी नदी यहाँ बह रही है और ये पुहार नाम की जगह पे इसने सिटी बसा दी। तो पुहार पत्तम यानी पुहार किसके किनारे? कावेरी नदी के किनारे। ये पूरा आप मैप देख सकते हैं, साउथ इंडिया का मदुरई पास में है, कावेरी है, उरैयूर है, उरैयूर का नाम भी आएगा। तो देखिए हमने बात की प्रथम प्रतापी शासक, फर्स्ट ग्रेट रूलर। मैं ग्रेट हटा दूँ तो, प्रतापी हटा दूँ तो,
फर्स्ट रूलर कौन चोल वंश का, यानी चोल वंश को स्थापित स्टार्ट कौन करता है, तो साउथ इंडिया का नेम है चोल वंश। और चोल वंश को स्थापित भी एक वो जो आपने धमाल मूवी में एक जोक देखा होगा, नाम क्या है, लक्ष्मी नारायण मुत्तुस्वामी, कि फिर वेंकटेश्वर लक्ष्मी नारायण मुत्तुस्वामी, फिर शंकर नारायण वेंकटेश्वर लक्ष्मी नारायण मुत्तुस्वामी, और ऐसा करके नाम चलता रहता उसका। तो वैसे ही ये हमारे साउथ के एक रूलर है जिनका प्रॉपर बहुत लंबा सारा नाम है, जिन्होंने चोल वंश की स्थापना, चोल वंश को स्टार्ट किया। देखिए वंश भी बहुत बड़ा, तो स्टार्ट भी बहुत बड़ा होगी, डायनेस्टी स्टार्ट करने वाला था उरुपर्रे इल्लन जय चैनी, चैनी चैनी चैन से मजा लो, तो चोला वंश है जो आपका मजा लेता था चैनी चैनी करके, यानी चैनी ने, उरुपर्रे इल्लन जय चैनी ने चोल वंश, चोल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसाने वाला। फिर कहते हैं कि गुगली डाल दी, स्पिन बॉलिंग जिनको पता होगी, क्रिकेट देखते हैं, गुगली डाल दी मतलब उल्टी जाती बॉल डाल दी स्पिनिंग में, कि चोलों का शासकीय राज्य चिन्ह क्या था। भाई राज्य चिन्ह मतलब रॉयल सिंबल उनका, रॉयल क्रेस्ट उनकी, सिंबल ऑफ चोलास क्या था, राजकीय चिन्ह। भाई ये तो फंसाने वाली बात कि कौन सा था। अब देखो एक लॉजिक लगाते हैं, देखो मोर तो पूरे ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, ठीक है ना, स्पेशली कोई मिलते नहीं। हिरण भी क्या है, कोई राजा हिरण को क्यों अपना सिंबल मानेगा, ठीक है ना। मोर भी, मोर तो ऑल ओवर इंडिया, इसको मानेगा नहीं। हिरण को क्यों मानेगा, क्योंकि हिरण तो एक शिकार होने वाला जानवर है, शिकार करने वाले दो ही जानवर है, एक तो गरुड़ और एक बाघ। अब देखिए जो विष्णु जी में मानते हैं वो गरुड़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पर चोल्स हमें पता है नटराज की मूर्ति मिली जिससे, तो शिव जी में ज़्यादा मानते हैं। शिव जी खाल किसकी पहनते हैं, बाघ की, तो उनका राज के बाघ चिन्ह इसलिए था क्या, बाघ, टाइगर। जी हाँ, इसका आंसर आप लिखेंगे कि इसका क्या था, शासकीय राज चिन्ह जो बाघ था, ठीक है ना, टाइगर। टाइगर आपको याद रखना, उनका शासकीय राज चिन्ह टाइगर था, ठीक है। तो देखो अगला पांचवा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपको पता है एक एक नंबर के, ये बहुत बढ़िया मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स मिला आपके लिए, कि चालुक्य नरेश, चालुक्य राजा, सुनो चोल नहीं, चोलों के, आपको पता होना चाहिए, चोल डायनेस्टी जिसने पढ़ी है, चोलों के मुकाबले में तीन वंश हुआ करते थे, चेर, पांड्य और चालुक्य। साउथ इंडिया में इनके मुकाबले में, इनके दुश्मन, ये तीन तरह की डायनेस्टी उस समय इंडिया में थी, चेर, पांड्य और चालुक्य। इन सब के राजाओं को चोल के बड़े बड़े राजाओं ने हराया था, इसलिए चोल डायनेस्टी इतनी बड़ी, और हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसके समय एक चालुक्य राजा हुआ था सोमेश्वर, सोमों का ईश्वर सोमेश्वर, ठीक है ना, ये किंग हुआ था। इस पे किसी ने जीत हासिल की थी, इसको किसी ने हराया था, चोल किंग ने डिफीट किया था इसको। वो चोल किंग कौन सा था जिसने विजय राजेंद्र, कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, इसको हरा दिया, जीत लिया, तो वह विजय राजेंद्र हूं। अब देखो लोगों को कंफ्यूजन होगा राजेंद्र वर्ड से, ध्यान रखना, राजेंद्र नहीं है ये राजेंद्र नहीं है, ये जो राजेंद्र प्रथम है वो नहीं है। ये उपाधि कौन धारण करता है, ये धारण करता है राजाधिराज, ठीक है ना, राजाधिराज याद है ना आपको, वो क्योंकि इसका नाम ही राजा था, राजाधिराज ये उपाधि धारण करता है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में, चोलों के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। हाँ भाई कौन बताएगा मेरे को, ये तो बहुत बार मैंने पूछ रखा है टेस्ट में, और 1 नंबर में आप भी ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो भैया आपने चोल वंश को क्या है, स्टडी नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, बस मजे ले रहे हैं चोल वंश के, ठीक है ना। तो कौन बताएगा भाई चोल वंश की जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, कोई बता सकता है, कौन बताएगा। भाई आपको याद होनी चाहिए बात कि चोल वंश के प्रशासन की सबसे, एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी एक ही थी, उनका इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट ऑटोनमस प्रांतीय यानी रीजनल सिस्टम, यानी प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता, हिंदी में क्या वर्ड हो गया, प्रांतीय स्वायत्ता, मतलब ऑटोनॉमस स्टेट्स के जो राज्य थे अपना राज खुद चला सकते थे। जैसे सेंटर में मोदी जी की सरकार, स्टेट में कांग्रेस की सरकार, दोनों की सरकार अलग अलग, दोनों के निर्णय अलग अलग, दोनों के नेता अलग अलग, वैसे ही चोलों ने भी अपने यहाँ व्यवस्था कर रखी थी अपने प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो गांव है या फिर जो प्रांत है उनके अंदर क्या थे कि स्थानीय स्वायत्ता, लोकल ऑटोनॉमी मिलेगी उनको। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लोकल ऑटोनॉमी वर्ड यूज़ करेंगे, उनको लोकल ऑटोनॉमी मिलेगी प्रांतों के स्तर पे। प्रांत किससे बनते हैं, स्टेट, गांवों से और शहरों से, उनको ऑटोनॉमी, तो प्रांतों में ऑटोनॉमी। तो आइए पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, कि ग्रामीण यानी रूरल एरा और अर्बन रीजन पे स्थानीय लोकल ऑटोनॉमी थी, स्थानीय रूप से वो स्वायत्त आज़ाद थे। कहने का मतलब उन पे राजा का कोई कंट्रोल नहीं था, चोल राजा तो सीधा बैठा है, उन पे कुछ संस्था है, कुछ
ग्रुप्स थे, कुछ कमेटी थे वो कंट्रोल रखती थी। जैसे एग्जांपल के लिए एक कमेटी होती थी, एक संस्था होती थी वॉरियर, जो गांव में खेती में सिंचाई, इरिगेशन, भूमि विवरण, भूमि का लेखा जोखा, रिकॉर्ड्स, लगान यानी टैक्स, इसका ध्यान रखती थी। मंदिरों की देखरेख, टेम्पल की केयर टेक करती थी। और न्याय यानी राजा को जो काम करना है ना, जस्टिस करने का, जज करने का, वो भी काम ये करती थी। उर नाम की एक और होती थी कमेटी। उर का क्या काम था, इसमें अडल्ट मेल होते थे, वयस्क पुरुष होते थे जो करदाता थे, टैक्स देते थे। भुक्खड़ लोग नहीं अलाउड है भैया, जो पैसा देगा वही अलाउड है, ठीक है ना। वो भी अपना टैक्स का काम करती थी। इसके अलावा सभा, महासभा नाम की 2 जगह और थी, वो धार्मिक काम करती थी, इसलिए उसमें सिर्फ ब्राह्मण मेंबर होते थे। इन सबको आंतरिक स्वायत्ता, इंटरनल ऑटोनॉमी थी, मतलब ये अपने डिसीजन खुद ले सकते थे, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। जैसे आप अपने पढ़ाई के निर्णय खुद लेते हैं, आप समझदार है कि आपको पढ़ना कितना है, चोल वंश को रिवाइज करना, वैसे ही अपने निर्णय खुद ले सकते थे। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की ये चोलों की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, ठीक है ना। लोकल ऑटोनॉमी जिसको आप कह सकते हो, प्रांतीय या स्थलीय रूप से, स्थानीय रूप से स्वायत्ता। ये छः नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी बन के आ सकता है। क्वेश्चन 7, 8 और 9 साथ में कितना शानदार क्वेश्चन है, चोल वंश को पूरे को समराइज करता है। ये चोल वंश के 3 बड़े राजा, राजराज प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट और राजाधिराज फर्स्ट, तीनों फर्स्ट थे। इनकी उपलब्धियां, इनके जो अचीवमेंट्स है वो बताओ और नंबर ले जाओ, केबीसी खेल जाओ। तो भैया सुनो ध्यान से, ये जो राजाराज प्रथम है हमारा, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो चोल वंश का है। इसका मणिमंदम जो है उसमें उसका स्टैचू बना, तो देखो कितना महान राजा, उसका स्टैचू आज भी इतना हजार साल के करीब पहले राजा हुआ था, ठीक है ना। तो 1000 साल पहले हुए राजा का स्टैचू आज भी है, सोचो, ठीक है। राजराज प्रथम, पहला नाम आता है राजराज प्रथम, क्योंकि फर्स्ट ये आए थे, फर्स्ट राज करने वाला राजराज प्रथम। देखो याद करने की ट्रिक क्या है, राज राज, तो राज दोनों साथ रह नहीं सकते, ठीक है ना। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया तो एक ही बचा गया, राजाओं का इंद्र। पर दोनों भाई कितनी देर लड़के रहेंगे, क्या ज़्यादा दूर लड़ नहीं सकते। तो राज वापस साथ में आते हैं। तो राज जब साथ में 2 हिंदी में वर्ड आते हैं, उनकी क्या होती है, संधि या समास। तो समास हो गया उनका राजाधिराज, राजाओं का राजा, ठीक है। तो राज अलग हो गए, तो राजेंद्र वापस जुड़ गए, तो राजाधिराज। 985 से 114 के टाइम में हुआ था ये बहुत ब्रेव, शूरवीर यानी बहुत करेजियस किंग था, बहुत ब्रेव था ये। इसने पांड्यों को हराया, चेरों को डिफीट किया, पश्चिम में वेस्ट में गंगे नाम की डायनेस्टी थी उसको डिफीट किया, गंगे वंश को, कलिंग के राजा, कलिंग के किंग को हराया, श्रीलंका सिंहल द्वीप जिसको कहते थे उसके राजा को हराया, मालदीव के राजा को हराया। और हालत ये थी कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम तो इससे बुरी तरह डिफीट हुए थे, बुरी तरह हारे थे, महेंद्र फिफ्थ थे जो। पर ये बहुत कोई जल्लाद राजा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा धर्म सहिष्णु यानी धर्म की क्या करता था, टॉलरेट करता था, टॉलरेट किंग था, सभी धर्मों का आदर करता, रेस्पेक्ट, कला का, आर्ट का और लिटरेचर का भी काफ़ी ये प्रोटेक्शन करता था। इसको चोल सत्ता का पुनरुद्धारक, री एस्टेब्लिशर ऑफ चोल पावर भी कहते हैं। क्यों, इससे पहले करिकाल था, करिकाल से इसके आने के बीच में क्या हुआ था, 1-2 राजाओं ने, चोलों ने अपने स्टेट्स हार चुके थे। जैसे आदित्य प्रथम आया था, वरामीर आया था, ये अपने जो स्टेट्स है वो हार गए थे, पराकांत और आए थे, वरामीर नहीं सॉरी। तो ये अपने स्टेट्स वगैरह हार चुके थे। तो इनके हारने के बाद वापस स्टेटों को जीतना, यानी पुनरुद्धार करना चोलों का, वापस उन्हें एक लेवल पे लाना, उनको रीएस्टेब्लिश करना, ये काम किया था राजराज फर्स्ट ने। इसने 9वें वर्ष में, जैसे ही 9 साल हुए ना इसको राज करते हुए, एक अभियान, एक मिशन छेड़ दिया सबको हराने का, और इन सब लोगों के जिनके नाम है उनको हरा दिया 9वें साल में लड़ाई शुरू करके। लास्ट दिनों में मरने से पहले इसने मालदीव को जीता था। इसकी जो नीति थी, पॉलिसी, वो पूछ सकते हैं, इसने अपने दादा थे इसके, पराकांत फर्स्ट, उन दादा की कॉपी की थी, अपने दादा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। टप्पू और चंपकलाल वाला रिश्ता था भाई इनका कतई। लो एंड रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, मतलब दबदबा करके मार पीट के जीतो, वो पॉलिसी अपनाई थी। इसके बाद अगला किंग आता है राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है ना, राज के टुकड़े राजेंद्र फर्स्ट। 1014 में वो गया, उसका बेटा आ गया 1014 से 1044 तक, 30 साल तक राज करेगा। राजेंद्र फर्स्ट भी बहुत ब्रेव था, उसने भी चालुक्यों को डिफीट किया, पांड्यों को डिफीट किया और चेरों को डिफीट किया। लंका के किंग को डिफीट करके पूरा सिंहल राज्य, पूरा श्रीलंका अपने हाथ में ले लिया। सोचो कितना फैल गया चोल एम्पायर इसके टाइम में। बंगाल के जो गंगा बहती है उस गंगा एरियाज में, गांगे क्षेत्रों में राज कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया। ये सबसे बड़ी बात देखो, उस समय पाल डायनेस्टी राज करती थी बंगाल में, बड़ा धक्का चलता था। इन्होंने राजपूत किंग्स को भी हराया पाल डायनेस्टी में, पर इस पाल डायनेस्टी को डिफीट करता है चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट। इसके अलावा देखो, यही वो आदमी था भैया
कह रहा है ना, राजेंद्र हूं मैं सबसे ऊपर। राजेंद्र का मतलब क्या होता है? इंद्र, इंद्र भगवान सबसे ऊपर। तो इसने कहा मैं सबसे ऊपर हूं, इसलिए इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसने गंगे कौंड चौल, गंगा के क्षेत्रों पर राज करने वाला चौल। द चौल वो डिफीटेड गंगा किंग्स एंड वॉन द गंगा एरिया, इसलिए उसका नाम हो गया गंगा कौंड चौल। उसने अपना ये नाम रखा, ये टाइटल अडॉप्ट किया। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। और एक नई सिटी बसाई गंगा कौंड चौलपुरम अपने नाम से, ठीक है ना। और इसने इंडोनेशिया तक हमारा राज्य फैला दिया चोलों का। जावा, सुमात्रा और मलाया के जो द्वीप थे, आइलैंड थे, उनको भी कैप्चर कर दिया। तो सोचो कितना बड़ा विक्टर था ये। नेक्स्ट आता है राजाधिराज प्रथम। ये जल्दी मर गए थे युद्ध करते करते, वॉर करते, तो इनके बारे में ज़्यादा स्टोरी नहीं है, ठीक है ना। राजाधिराज प्रथम की आप देख सकते हैं पेंटिंग मिली है अपने को, जो चोलों के जो गुफाएं वगैरह उनमें ये राजाधिराज प्रथम की। इसके बारे में राजाधिराज फर्स्ट के बारे में इतना ही आता है कि राजेंद्र फर्स्ट की डेथ होने के बाद उसका बेटा आता है राजाधिराज फर्स्ट 1044 में। ये भी कितने, ये तो बेचारा कुछ ज़्यादा राज कर ही नहीं पाता, 8 साल में चला जाता है। उसने उस समय चालुक्य नरेश सोमेश्वर था, तभी तो इसने विजय राजेंद्र, याद आया ना, अभी पढ़ा था क्वेश्चन कि सोमेश्वर को ये हराएगा तभी तो ये टाइटल अडॉप्ट करेगा, विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करेगा, ठीक है ना। और उसकी राजधानी थी कल्याणी नाम से, वो भी जीत ली इसने। तो भैया चालुक्यों के बहुत बड़े किंग को हराया था, पर थोड़े टाइम में बैटल फील्ड में ये मर गया था। तो इसके बाद क्या था, चोल डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। चोल डायनेस्टी इतनी बच नहीं पाती। जो एक राजेंद्र थर्ड या राजाधिराज थर्ड आप जो कंफर्म कर लीजिएगा, वो इस डायनेस्टी का लास्ट राजा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे भूल गए सर, ये क्वेश्चन भी बार बार आने के चांस है। 4 मार्क्स में अगर आएगा तो ये बहुत ज़्यादा इसके चांस बनते हैं, और ये टेक्सचुअल में भी बनता है क्वेश्चन, टेक्सचुअल पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में भी है। ये चोलों की मंदिर, चोलों की देखो कला तो सारी पढ़ी हमने बुक में, पर सबसे ज़्यादा शानदार है साउथ के मंदिर। साउथ इंडिया में जाओगे तो मंदिरों के ऊपर मूर्तियाँ बनी है, डिज़ाइन बनी है, मंदिरों के बाहर मूर्तियाँ बनी है, देखने का मन करता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सबसे लास्ट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चोलों की टेम्पल बिल्डिंग आर्ट, मंदिर निर्माण कला, आर्किटेक्चर के बारे में बताओ। तो देखो चोलों की सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी मंदिर निर्माण है, टेम्पल आर्ट है। देखो कितने शानदार मंदिर है यार। इनकी कॉपी अब अपने नॉर्थ इंडिया में होने लग गई, अपने नॉर्थ इंडिया के मंदिर इनकी कॉपी से बनते हैं नए वाले। इनका निर्माण 1 मार्क्स में द्रविड़ शैली, द्रविड़ आर्ट के अंतर्गत हुआ है। जो ड्राइंग के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि द्रविड़ आर्ट, द्रविड़ शैली बनाने की एक आर्ट होती है, एक स्टाइल होती है, उस द्रविड़ स्टाइल के अंदर ये मंदिर बनाए गए द्रविड़ शैली के। राहुल द्रविड़ कहाँ थे? साउथ इंडिया से था। वैसे ये मंदिर में भी शैली कौन सी है? राहुल द्रविड़ वाली द्रविड़ शैली। इनके मंदिरों की स्पेशलिटी क्या है? बड़े मंदिर है, वर्गाकार विमान यानी स्क्वायर इनका बेस है, ये बेस है ना जो विमान, इनका बेस स्क्वायर है। मध्य में विस्तृत आंगन, बीच में बड़ा सारा आंगन है, बहुत सारा। गोपुरम है, गोपुरम यानी ये जो गाय बनाई हुई है, गाय के जो मूर्तियां वगैरह आइडल वगैरह बाहर सुंदर किए हुए हैं। एक मंडप, मंडप यानी अंदर ऐसे मंडप सा बना हुआ है इस साइड एरिया में, ठीक है ना। एक जो गैलरी है और अंदर की सजावट है जो उसमें ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब जोड़ने के लिए दो खोखले ईंटें होती है उनका यूज़ हुआ है। और कॉलम्स का संयुक्त स्तंभ मतलब खंबे साथ साथ चिपका के, देखो कितने सारे खंबे साथ साथ चिपके हुए हैं, इन खंभों को साथ साथ चिपका करके यूज़ हुआ है। तो बहुत शानदार मंदिर है। अब ये थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने। सबसे बड़ा फेमस मंदिर है तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। तो तंजौर लगाओगे जब भी आएगा, या वृद्धेश्वर लगाओगे तमिलनाडु में, भूलना मत मैप के लिए। ये राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है ना। पहले आया तो पहले बनवा दिया भाई इसने। तो वो जब तक था तब तक बीच में बना था कि 1003 से 1111 के बीच में, ठीक है। ये सारी विशेषता, ये सारी स्पेशलिटीज़ आप इसकी पढ़ लेगी भी। ये इसका जो रेक्टेंगुलर वो है आंगन है, यानी जो ग्राउंड है 160 मीटर लंबाई है, 80 मीटर उसकी वेड्थ है, ब्रेड्थ है, ये सारी है। गर्भगृह यानी इंटरनल जो पार्ट है 60 मीटर ऊंची उसकी हाइट है। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर पिरामिडाकार है, ऊपर पिरामिड टाइप बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताई भी गई है ना। ये स्पेशल कोई बातें नहीं है, मैथमेटिकल चीज़ें, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा ना। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग, बड़ी शिवलिंग लगी है, तो ये इस मंदिर में याद रखना है। अब गंगकोंड चौलपुरम कौन बनाएगा? जिसने गंगकोंड चौलपुरम की उपाधि ली थी, राजेंद्र फर्स्ट। उसने 105 मीटर लंबाई का और 50 मीटर चौड़ाई का मंदिर बनाया। इसकी स्पेशलिटी है इसमें 8 फ्लोर का विमान है। मतलब जो ये जो विमान है, जो ऊपर वाली चीज़ है, वो 8 फ्लोर में बनी हुई है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात इसमें भी पिरामिड टॉप है, पिरामिड जैसा इसका ऊपर का सिरा है, और इसकी प्रत्येक भुजा, प्रत्येक जो साइड है 100 फीट की है। कौरंगनाथ का एक मंदिर और आता है, ये भी चौल में यूज़ हुआ है। इसकी भी क्या है, लंबाई 50 फीट है, ये उससे भी आधा हो गया। देखो वो 105 तो था, ये उससे भी आधा हो गया, ठीक है। इसमें 25x25 या 20x25 इंच का जो फीट का जो अंदर क्या है, गर्भगृह है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ मंदिरों के नाम याद रखना है। तंजौर के अलावा दारसुरम का ऐरातेश्वर टेम्पल,
त्रिभुवन का कंपरेश्वर टेम्पल, ये भी फेमस टेम्पल है चोल टाइम्स के। तो इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, समझने की बातें इतनी सी है, इसको ट्रिक से इतना याद कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है, बार बार इन चीज़ों में रिपीट हो रही है, हाइट वाइट इनमें जोड़ दी है, बस कुछ नहीं किया है। चोला डायनेस्टी, लास्ट आपके मैप भी करवा देता हूँ, देखो दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो आप इस मैप को देखिए ध्यान से, ठीक है। चोल डायनेस्टी का देखो राज्य कहाँ तक फैला था। ये इंडिया का निचला पार्ट है, आपको पहले ही बता दूँ, ये जो ब्लू में देख रहे हो ना, ब्लू में ये वाला, ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए आप। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा मैप है ना, इसमें मैं आपको थोड़ी सी बात एक बता देता हूँ कि जो ये वाला पार्ट है ना, इंडिया का साउदर्न पोर्ट है, तो ये देखिए तमिल में पूरी चोल डायनेस्टी थी, ठीक है ना, चोला टेरिटरी थी। मतलब जो एकदम से ब्लू है उसका मतलब ये कि चोल यहाँ पे पूरी तरह राज करते थे, चोलों का एक छत्र राज था, चोल यहाँ पे बैठते थे, यहीं राज करते थे। बाकी जो पिंक है ना, वहाँ पे चोलों का इन्फ्लुएंस था, मतलब वहाँ अगर कोई राजा भी है ना तो वो चोलों के अंडर गुलाम की तरह राजा था, कोई किंग था वो चोलों के अंडर था, चोलों का ही वहाँ पे प्रभाव था, जो यहाँ से हुक्म आता वो इन पिंक एरिया को मानना पड़ता। देखो इनका राज कहाँ तक हो गया फिर, अब क्लियरली देखो आप, देखो तमिल की जितनी लोकेशन है, ठीक है ना, तमिल की जितनी लोकेशन है उस पर इनका राज हो गया है, देखो जिसमें कांचीपुरम, तंजौर, ठीक है ना, तंजौर, वेंगल, तो ये तीनों एरिया जब आएंगे आप तमिल में लगाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गई, मैप देख लीजिएगा ध्यान से, मैप की लोकेशन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर के एरिया है बंगाल के या पंड्यों के कलिंग के एरिया, जिसमें कलिंग है, ओड है, फिर ऊपर बंगाल का पाल आ जाता है, ये भी चोलों के अंदर बात करते थे। कल्याणी थे, यहाँ पे भी चोलों ने एक बार जीता था। ये देखिए स्पेशली बात, पेगू, बर्मीज है ना, बर्मा, बर्मा के बाद ये पूरा इंडोनेशिया, सिंगापुर का एरिया आसपास का, इंडोनेशिया का, पूरे इंडोनेशिया पर चोलों का प्रभाव था। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, इसके देखो ये जो संस्कृत नाम या साउथ इंडियन नाम दिए हैं, ये आज सुमात्रा, जावा, ये हो गए इनके नाम। वहाँ पे भी इंडिया का इफेक्ट था, क्यों, क्योंकि चोलों ने नाव के जरिए या फिर यहाँ से घूम करके दोनों तरीके से इन एरियाज़ को जीत लिया था। और लंका पे भी पूरा चोलों का राज था, ये देखो छोटी सी लंका है जिस पे अभी मैंने लाल निशान बना दिया है। तो ये सारे मैप में आप लोकेशन याद रखेंगे, जो स्पेशली इंडिया के मैप में लंका है। ये पिंक वाले जो इस साइड वाले हैं, जो ये इस साइड वाले हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी कहानी ख़त्म होती है चोल डायनेस्टी की, सेकंड चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन भी खत्म होता है। आशा करता हूँ अब इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और एकदम से घोट लेंगे। देखिए आग सीने में रखनी है, मेरे में भी और आपके में भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से।